नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल जो क्रिकेट की टीम वो ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आई है उसको बार बार बधाई इसलिए कि ये उसी के ज़मीन पर और ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट का बादशाह माना जाता है और टेस्ट सीरीज में उसी की ज़मीन पर भारत की टीम उसको हरा के आई है। और उससे भी उल्लेखनीय चीज़ ये है कि उस टीम का नेतृत्व करने वाले सिराज अहमद का उल्लेख करना जरूरी है। सिराज अहमद तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले हैं। देखिए, सिराज अहमद का उल्लेख करना गौरव की बात है। कुछ तत्वों के दिमाग में ये संदेह कि भारतीय अवाम ताकत दल थोड़ा सा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए थोड़ा टिल्टेड बायस है, तो सभी को तो नहीं, लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। कई खूबियां हैं। एक तो हमारे तमिलनाडु के और भी सलेम जिले के और सिराज अहमद जो कि उस टीम का जो कि उसने काफ़ी कमाल किया है और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उल्लेखनीय इसलिए है कि जिसमें ये क्रिकेट खेला जा रहा था और जीत का गौरव ये टीम जो है भारत को दिला रही थी, उस गौरव की घोषणा के पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। ये गरीब परिवार से आते थे और शुरू में उतना साधन नहीं था कि अपने बेटे को इस तरह की शिक्षा ट्रेनिंग दे सके, लेकिन वो परिश्रम करके ये बालक जो है, भारत का बालक जो है वहाँ तक पहुँचा। लेकिन उनकी इच्छा थी कि भाई वो इस तरह का खेले कि अपने देश का मान बढ़ाए, अपने देश का गौरव बढ़ाए। जिस वक्त ये क्रिकेट चल रहा था, सिराज की माँ ने वो खबर दिया उनके पिता की मृत्यु की। दुखी जरूर हुए, लेकिन उनकी माँ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि बेटा, तुम भारत के लिए खेल रहे हो और जरा भी ये मन में मत लाना। और पिताजी यदि यहाँ नहीं, ये शरीर से यहाँ नहीं है, तो खुदा के घर से भी तुमको आशीर्वाद वो देते रहेंगे। तुम बस भारत के लिए खेल रहे हो और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए उस कोशिश, उस प्रयास को जारी रखो। ये उनकी माता जी ने कहा।
और ये प्रत्येक देशवासी के लिए, प्रत्येक भारत के लिए गौरव की बात है। तो पुनः जो है भारतीय आवाम ताकत दल ऐसी टीम को, ऐसे टीम के नेता को बार बार बधाई देता है। अब आ जाइए इस पर, जो किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन पर भारतीय आवाम ताकत दल ने जब से ये किसान आंदोलन चला है तभी से कह रहा है, अपने जो देशभक्ति और अवाम परिस्थिति के नज़रिए से जो इसने अंदाज किया कि यह किसान का नाम सिर्फ किसान आंदोलन का नाम है। ये भारत विरोधी ताकतें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं और खास करके चीन, वो इस मौके का को इस्तेमाल कर रही हैं भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए, विशेषकर तब जबकि भारत जो है अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का, आधारभूत ढांचे का, जो कि हाईवेज और एक्सप्रेसवे और भारतमाला के तहत तमाम बनने वाली तमाम इस तरह से और चौड़ी चौड़ी सड़कें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर का बहुत तेज़ी से निर्माण कर रहा है, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादक कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं वो भारत में ही आकर के निवेश करें और भारत की आर्थिक प्रगति को मजबूती दें और रोजगार के भी अवसर खुले। ये भारत का प्रयास चल रहा है, उसी को रोक। अच्छा, और चूंकि ये कंपनियां चीन से निकलने वाली हैं तो चीन भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, दुश्मन भी मानता है और एशिया में राजनीतिक रूप से भी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। इसीलिए उसने जो हमारे देश की जो है अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी है उसको पैसे देकर, फंडिंग देकर के भारत के ही खिलाफ अंदर से कमजोर करने का और इसी तरह की आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए वो षड्यंत्र जो है वो करवाता रहता है। और इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, यह भी पैसे लेती रहती है। और इस तरह का खुलासा भी आया था कि जब सोनिया मनमोहन, या जिसे आप UPA की सरकार कहते हैं, उसके दौरान जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और ये GNPC की ओर से यही राहुल ने वुहान में समझौता किया था और उसके बदले राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए इसने रिश्वत ली हुई है। तो ये दोनों के दोनों चीन के पैसे से लेकर के चीन का हित साधने के लिए इस तरह की गतिविधि करते रहते हैं। तो इस बार भी उसी चीन से पैसे लेकर के और भारत की उस प्रगति को रोकना चाहते हैं कि विदेशी निवेशक और मैन्युफैक्चरर यहाँ देश में ना आए, पूंजी न लगाए और भारत की आर्थिक जो प्रगति जो है बाधित हो। और जब भारत की आर्थिक प्रगति बाधित होती है तो इससे इनको दुख नहीं होता है। फिर ये NDTV ऐसे गद्दार चैनलों के द्वारा ये प्रचार करवाते हैं कि देखिए GDP डाउन हो गई, नेगेटिव चली गई। तो ये इतने देश के दुश्मन, खतरनाक दुश्मन हैं कि यही जो है देश की आर्थिक प्रगति को रुकवाने के लिए इस तरह के आंदोलन का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखिए ये आंदोलन कुछ खतरनाक आयाम भी ले चुका है।
उसके इस आंदोलन में शामिल वो टिकैत वगैरह झूठ बोल रहे थे कि कहाँ है, कहाँ खालिस्तान है, सरकार उसको पकड़ती क्यों नहीं। उन्हीं के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। SFJ सिख फॉर जस्टिस और इस प्रकार से और संगठन वो उसके पोस्टर भी लगते हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो खालिस्तानी जो संगठन ने कहा है कि वो 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली की बत्ती गुल कर देंगे। दिल्ली वालों को धमकी दिया है कि वो 26 जनवरी के परेड पर वो दिल्ली वाले या लोग उसमें शामिल ना हो। इंडिया गेट पर जो इसका झंडा लगाएगा खालिस्तान का, उसको जो है कुछ इनाम भी देंगे, कुछ $1000। और विश्व स्तर पर जहां जहां दूतावास है वहां ये प्रदर्शन करके इस तरह का इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करेंगे कि भारत में सिख समुदाय के माने सिख समुदाय सिर्फ सिख समुदाय के किसानों को दबाया जा रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इनको जो भी बन पड़ रहा है सांप्रदायिक रंग देना और जो है इसके बाद जो है खालिस्तानियों का आना, ये बहुत खतरनाक। और ये सारी बातों का अंदेशा भारतीय जनता दल जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही बता रहा है। लेकिन ये कायर मोदी की सरकार और स्वयं कार ये श्री मोदी जी और ये बीजेपी वाले इतने स्वार्थ के अंधे हो गए हैं। स्वार्थ इनका क्या है? भारतीय जनता दल ने बार बार इस बात को खुलासा किया है। खुलासा किया मैंने इस सरकार को भी चेताया है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी बताया है कि जब तक जो है इस GNPC का गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारी आदरणीय भारतीय अवाम उसको भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कह रही है, वो कांग्रेस नहीं है। वो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर गंडुली मार के जकड़ी हुई है, बैठी हुई है और उसको अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। और उस संगठन का जो मुखिया है उसी के अंडे बच्चे ही होते हैं। और जब उसको सत्ता मिल जाती है उसके अंडे बच्चे ही जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो तब थी जब इसमें किसी वक्त में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, M.A. अंसारी आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। वो कांग्रेस थी। हालांकि उनका भी आदर नहीं हुआ। उसमें ये दो गद्दार बैठे हुए थे, एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरा ये नेहरू। इनकी बदौलत यानी इन लोगों को महत्व नहीं मिला और किसी न किसी मोड़ पर वो संगठन से बाहर भी हो गए। और खास करके हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की तो खासे नाराजगी भी थी इससे जो है मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी शैली से। ये आप जब भी आप वो स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास आप जब भी कोई पढ़ेगा तो उसको मिल जाएगा, उसको इसकी भनक मिल जाएगी। अपने देश के लोग इसको GNPC गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस ही जाने, चूंकि यही उसका चरित्र है, यही उसकी फितरत है और यही उसका DNA है। और इसी GNPC के रूप में इसको जाने समझें और संबोधित करें। ये कांग्रेस नहीं है।
तो ये जीएनपीसी और जो है ये वाम दल ने चीन से फंडिंग लेकर के और भी और भी जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं वो भी इसमें शामिल हो गई। और ये बहुत खतरनाक किस्म का ये इस तरह से ये साजिश है। लेकिन इसमें भारतीय वाम ताकत दल ने ये बार बार इस कायर सरकार को चेताया था। देखिए, इस बात को भारतीय वाम ताकत दल की इस बात को ये खारिज कर सकते हैं कि भाई कि कौन भारतीय वाम ताकत दल, अरे वो हजार जो है वो 3000 तो पार्टियां हैं तो किसका हम क्या करें। इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय वाम ताकत दल के जो इसे यूट्यूब के माध्यम से जो संदेश अपने देश की जनता को जा रहा है उसको ये लोग भी देख रहे हैं, ये बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं, जीएनपीसी के लोग भी देख रहे हैं, वाम दल वाले भी देख रहे हैं और सभी देख रहे हैं। तो और इसीलिए उनके जो है उनके नेता छोट भाइयों को सिखा के पढ़ा के सिर्फ धमकाने के लिए और कभी कभी गाली गलौज और कभी कभी बहुत भद्दी गालियों के साथ ये बराबर भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टियां जो है भारतीय वाम ताकत दल के या यूट्यूब के संदेश को या यूट्यूब को देखती नहीं है, जरूर देखती हैं। तो इसी यूट्यूब के माध्यम से बराबर बताया है कि जब तक आप इसका इलाज नहीं किया जाएगा जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चारनाल चौकड़ी कागज का, वाम दलों का, तब तक इस देश को चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा और जो है अशांति बनी रहेगी। और हमारे देश के लोगों में काबिलियत बहुत है, योग्यता बहुत है, प्रतिभा बहुत है, लेकिन इसी अशांति के चलते और इसी सुकून के अभाव में हमारे देश के लोगों की प्रतिभा, उनकी काबिलियत और उनकी क्षमता और उनकी ब्रिलियंस ऑफ माइंड जो है पूरा जितना इस्तेमाल होना चाहिए देश की भलाई के लिए, अपने आवाम की भलाई के लिए, वह हो नहीं पा रहा है। इसी कारण से तो इन दोनों का भारत की पावन धरती से एनपीसी का भी, एनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का भी, वाम दलों का भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति एक पुरुषार्थ है और अनिवार्य है। लेकिन ये जो मोदी सरकार है और श्री मोदी जी, इनके मंसूबों को समझना चाहिए, देश को भी समझना चाहिए कि आखिर ये इसको क्यों बचा रहे हैं। देश को याद होगा कि जब 2014 का चुनाव था तो यानी 2004 से लेकर 14 तक, और खास करके जो 9 से 14 में तो विशेष करके इतनी लूट हुई, इतना भ्रष्टाचार हुआ, यह रोज का समाचार था कि महंगाई बढ़ जाना, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ जाना, भ्रष्टाचार। देश ऊब गया था कि कम से कम कोई ऐसी सरकार आए जो कि इस जीएनपीसी के भ्रष्टाचार से इस देश को और इस देश के आवाम को मुक्ति दिलाए। और खुद मोदी जी ने चुनाव प्रचार में कहा कि भाई ये बहुत भ्रष्ट पार्टी है, और 2014 के संसदीय चुनाव के प्रचार में भोपाल में कहा था कि ये कांग्रेस इतनी भ्रष्ट है कि यदि भोपाल में 1 लिख करके वो शून्य बढ़ाया जाए तो वो शून्य जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। अब बात सही भी है, लेकिन इसके बाद एसआईटी के गठन का जो आदेश था सर्वोच्च न्यायालय का, वो तो जिस दिन इन्होंने इसका प्रभार लिया, इसका चार्ज लिया प्रधानमंत्री का, उसी दिन उसका पालन कर दिया। एसआईटी जो बनी थी, चूंकि यूपीए की सरकार में काले धन की चर्चा चल रही थी, शायद 2010 के आसपास, 10 या 11 के आसपास,
वो वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने जो है कालाधन लाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिट दायर किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट बराबर फटकार लगाता था कि भाई जो है वो काले धन का पता करो। ये मैंने सोनिया मनमोहन की सरकार, खास करके वित्त मंत्री यही था। अब वो ऐसा संबोधन तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में यही थे आपके प्रणब मुखर्जी, जो कि वो राष्ट्रपति बन गए थे। तो इनकी भी भूमिका बड़ी वो संदिग्ध है कि कालाधन यानी न लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लाख फटकार के बाद जो है वो तैयार नहीं हो रहे थे। तमाम झूठ बहाने की वो एविडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन का कोई एग्रीमेंट वगैरह किया है इसके कारण, जबकि उस वक्त पूरी दुनिया में काले धन को लेकर के पूरी चर्चा थी। बल्कि अमेरिका ने तो अमेरिका की सरकार ने तो जो है अब उसके यहाँ के लोगों ने जो काला धन जमा किया था स्विस बैंक वगैरह में, काफ़ी दबाव डाल करके जो है सारे खातेदारों का नाम भी ले लिया और पैसा भी लेकर के जो है, और पैसा भी यानी वापस ले गई जो है अमेरिकी सरकार। और उसमें तमाम गूगल टाइप के सर्च इंजन भी लग गए थे जो है वो ये पता करने के लिए जो है वो ब्लैक मनी का। जर्मनी की एक संस्था, सरकारी संस्था, वो भी लगी हुई थी। और जर्मनी की जो संस्था कह रही थी भी हम तो दूसरे देशों को इसकी जानकारी जो है कुछ पैसे लेकर के देते हैं, लेकिन भारत को फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में देने को तैयार है, लेकिन तभी नहीं लाई। और उसके न लाने के कारण ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं, जानकारी तो आई थी, जानकारी उसमें आई थी। और अनऑफिशियली वो वित्त मंत्रालय में भी आई थी। वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के पास भी आई थी। और मैं भी चूंकि मंत्रालय में था, वित्त मंत्रालय में नहीं था, तो हमारे साथी जो वित्त मंत्रालय में थे उनके जरिए मालूम हुआ। लेकिन उनका यही कहना था कि सिंह साहब इसको बिल्कुल डिस्क्लोज मत करिएगा, इसलिए कि हम लोग जो है छोटे मोटे अधिकारी, हालांकि मैं भी यूपीएससी का प्रोडक्ट था, वो भी यूपीएससी के ही थे और भी माने एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के थे, और मैं भी ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तो उन्होंने कहा हम लोग छोटे मोटे अधिकारी हैं और ये बहुत बदला लेने वाली जो है ये जेएनपीसी है, तो हम लोग को चटनी कर देगी। तो ये सब माने इसको डाइवर्ज मत करिएगा, डिस्क्लोज मत करिएगा। लेकिन उसी समय वो जानकारी आ गई थी कि 2010 में ही, शायद 10 या 11 में, ये सोनिया गांधी के नाम से 30 लाख करोड़ था और राहुल के नाम से 12 लाख करोड़, ऐसे तमाम। तो और जो है और भी खातेदारों का नाम था। ये प्रभु चावला था और वो तमाम थे उसमें, बरकत दत्त का भी नाम था उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि इन सबों ने इस देश का पैसा लूट के ये जो डकैत है विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया है। और मोदी जी को देश ने इस भरोसे पर वो मैंने वोट दिया था, सत्ता में बिठाया था कि कम से कम काला धन लाएंगे। तो जब तो सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगाते वो भी थक गई। तो उसने अपनी ओर से ही एक जो है एसआईटी का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी का उसने खुद ही गठन कर दिया कि उसमें एक चेयरमैन रहेंगे सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहेंगे, और उनके जो सह अध्यक्ष रहेंगे को चेयरमैन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रहेंगे। और उनकी सहायता करने के लिए उस एसआईटी के मेंबर के रूप में
सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का जो चीफ है, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, उसका भी चेयरमैन रहेगा उनकी सहायता के लिए। लेकिन इस सोनिया मनमोहन की सरकार या यूपीए की सरकार ने जो एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसको इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। इतनी दृढ़ थी, उसको डर था कि ये पालन हो गया और काम करना शुरू कर दिया। और थोड़ा सा यदि इनको पकड़ लिया, प्रणब मुखर्जी को, तो इनके मुंह से निकल जाए कि हाँ ये जानकारी है। और देश को याद रखना चाहिए कि इन सबों ने फटाफट जो है इस प्रणब मुखर्जी महोदय को राष्ट्रपति बनवा दिया ताकि वो कानून के पहुंच के बाहर हो जाए, ताकि कोई उनका मुंह नहीं खुलवा पाए। तो प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने में भी वही सोनिया और राहुल के या जेएनपीसी के कालाधन को छिपाने की साजिश का एक हिस्सा है। तो आ जाइए, तो देश ने बड़ी उम्मीद के साथ कि ये मोदी जी जो है कालाधन लाएंगे, तो हमने भी चिट्ठी लिखी थी और 2 बार चिट्ठी लिखी है और एसआईटी के चेयरमैन को कॉपी भी दी थी उनको, मोदी जी को। एसआईटी से यही कहा गया था कि ये आपकी जो टीम है एसआईटी जो है वो कालाधन ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, इसमें तो संदेह दिखता है। लेकिन एक विनती आपसे है कि कम से कम जो काले धन के खातेदार हैं, जिन्होंने लूट करके पैसा जमा किया है विदेशी बैंकों में, कम से कम उसी की सूची आप दे दीजिए, उसी की जानकारी दे दीजिए। तो उससे कम से कम इतना लाभ हो जाएगा कि देश के सामने, अपनी आवाम के सामने ये बताने को हो जाएगा कि अरे भाई, जिसको आप मसीहा समझते हैं, अब जैसे ये जेएनपीसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका, इसके पहले वो राजीव और इंदिरा और नेहरू तो उतना है, लेकिन ये इंदिरा के जमाने से गरीब की बात बोलते थे। तो उन गरीबों के सामने कहते भाई कि ये आपके मसीहा नहीं है, ये देश के डकैत हैं ये। तो इस तरह से बेनकाब करने में सहूलियत हो जाती यदि आप जो है वो उन खातेदारों का एक अधिकृत रूप में, एक एथराइज्ड वे में, ऑफिशियल वे में आप जो है सूची प्रदान कर देते। लेकिन कोई जवाब नहीं, और वे सारी चिट्ठियां जो है वो स्पीड पोस्ट से भेजी गई, मुझे जरूर मिली होंगी। तो काला धन तो मोदी जी लाए नहीं, जिसका कि वो वादा किए थे, और उल्टे इन्होंने जिस जेएनपीसी ने इस देश को लूटा, और सबको मालूम कि उसने लूटा है और बेतहाशा लूटा है, उसके पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये क्या साजिश किए मोदी जी कि उल्टे वो सब बोलते, डाकू बोल रहा है जिसने जिसको लूटा है, जो लूट करके काला धन के रूप में जमा किया, वो इनसे करा कि हमारा 15 लाख रुपया लाओ, 15 लाख रुपया दो, और इसके बाद राफेल के बहाने मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, सब झेलते रहे। क्यों? कि ये जो डकैत है जेएनपीसी, इसको देश डकैत न माने, इसकी बातों पर देश यकीन करे कि वो सही कर रहा। तो बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने जो है वो इसका एक भी प्रतिकार नहीं किया। भाई डकैत तो आप हैं, 15 लाख की बात कहां से है? चोर तो आप हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये देश को जाना भी चाहिए। अब बीजेपी वालों को, हमारी आवाम को जवाब देना भी चाहिए कि आप जो है, ये देश पूरा जानता है कि सबसे बड़े डकैत जेएनपीसी वाले हैं। आप जेएनपीसी को क्यों बचा रहे हैं? और बात यहीं तक नहीं है, एक तो ये लुटेरे भी हैं, और
ये देश के दुश्मन भी हैं, सत्ता वापसी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सीए पर जो हिंसा हुई तब भी मोदी जी और उनकी सरकार बीजेपी वालों को मालूम था कि इस हिंसा के पीछे कौन है। भड़काने वाली सोनिया, जिसने खुलेआम रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को खुलेआम भड़काया कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कैर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और इनडायरेक्टली उनके लिए एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन था, भड़कावा था कि हिंसा फैलाओ, आगजनी करो, अस्थिरता और अस्थिरता फैलाओ। और ये भी इस तरह की भी जानकारी आई है कि जामिया मिलिया में, एएमयू में जो इसी सोनिया की जो एनएसी थी, एनएसी तो आप लोग जानते होंगे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक बनाई गई थी सोनिया को एक सरकारी पद, और वो एनएसी बल्कि वो कैबिनेट से भी ऊपर थी। वो तो जितने भी एनएसी के मेंबर थे सब वो देखे गए थे वो आपके वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया में। तो भड़काने वाले यही है। और इन्हीं का पीएफआई ने पैसे भी मंगाए, और पैसे जो है मंगा करके यानी देश में बड़े पैमाने पर दंगा, फसाद, अस्थिरता, हिंसा, पैसे मंगाए इसलिए पीएफआई ने। और पीएफआई जो है इसी जेएनपीसी की एक भुजा है, और पैसे मंगा करके इसी जेएनपीसी के लोगों को ही दिया। ये तो न्यूज में भी आया था कि पीएफआई ने पता नहीं कितना 75 करोड़ या 100 करोड़ दिया था इसको, कपिल सिब्बल को, न्यूज में आया था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि सीए पर जो भी उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई और देश को अस्थिर करने की साजिश थी, वो जेएनपीसी और फिर उसका साथ देने वाले जेएनपीसी का जो अवतार है केजरीवाल, और केजरीवाल के आदमियों ने ही जो दूसरी बार हिंसा फैली, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन जो है केजरीवाल का आदमी था। सत्यता तो ये रही। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि सोनिया को बचाया, राहुल को बचाया, प्रियंका को बचाया, केजरीवाल को बचाया, सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह पर जो है अपनी बंदूक तान दिया। ये गद्दारी है मोदी जी की देश के खिलाफ। समस्या का जो पर्वत है, समस्या का जो आइसबर्ग है, जेएनपीसी और वाम दल, उसको नहीं छूना, सिर्फ उसका एक टिप को दिखा देना या समस्या रूपी वृक्ष का एक पत्ती या उसका फूल को दिखा करके अपने कर्तव्य की अपने कर्तव्य और फर्ज की जो है वो इत्थी कर देना। ये इतना बड़ा धोखा है देश के साथ, देश के खिलाफ गद्दारी है। और उनकी यही गद्दारी फिर जो है ये वो देश उसी प्रकार के अस्थिरता में वो उसी प्रकार की अस्थिरता और जो है और हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन उसी प्रकार की साजिश की आग में हमारा देश जो है फिर झुलस गया और झोंक दिया गया। यदि ये कार्रवाई कर दी गई होती, कालाधन के सारा जो है वो कालाधन लाने पर देश को भी फायदा होता।
तमाम जो 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 इतना, जैसे ये भारतमाला वो प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट का टोटल जो जो कास्ट भारतमाला अब जोड़ लीजिए, जिसमें कि माने कि हाईवेज है, एक्सप्रेसवे है, और जो है रोड वाइडनिंग है, और जो है और पोर्ट से कनेक्टिविटी है, और पोर्टों को जो 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 बंदरगाह हैं उनका उनका आधुनिकीकरण है, और जो 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 ये फ्रेट कॉरिडोर हैं, रेलवे के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, इस सबको मिला करके ये 15-20 लाख करोड़ का है खर्चा। तो मोदी जी, आप देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? यदि यही पैसा इस एनपीसी का अवला दिए होते तो पैसा ही पैसा, और पैसा जो 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 बच जाता तो कम से कम जो है नदियों को जोड़ना, हर साल बाढ़ आती है, हर साल जो है तबाही होती है, हमारे जो है वो भारतीय भाई बहनों की जान जाती है, अरबों खरबों की फसल जो है का नुकसान होता है। ये योजना जो है सन 47 से चल रहा है कि भाई नदियों को जोड़ना है। नदियों को यदि जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की भी समस्या और सूखे की भी समस्या, दोनों का समाधान हो जाए। और गर्मी के दिनों में आप लोग देखते होंगे, पीने का पानी, सिंचाई के पानी की बड़ी किल्लत होती है, और हमारे देश में औसतन नहीं, किसी न किसी वक्त में कहीं पर बाढ़ होती है तो कहीं पर यानी वो पानी की कमी होती है। तो नदियों को जोड़ने वाला भी काम हो गया होता। अपनी जो अनुसंधान है, DRDO है आपका, वो इसरो है, वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC है, तमाम इनको यदि पैसे मिल जाते तो आपके वो नासा से भी अधिक अपना कर्तव्य करके दिखाते, उससे भी अधिक जो है भारत का गौरव बढ़ाते। DRDO, AEC, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसरो वाले अपनी सेना को जो अपनी सेना का जो आधुनिकीकरण करना है, तो ये वो पैसे का उपयोग जो है पूरा होता। लेकिन मोदी जी, आपने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है कि JNPC का आपने पैसा नहीं लाया, और वो पैसा जो है इसी देश का ही है, सोनिया का नहीं है, राहुल का पैसा नहीं है। हाँ, अब उस पैसे से वो गुलछरे उड़ाता है, तीन महीने तो रहता है यहाँ भारत में, बाकी 9-10 महीने बाहरी देश के लूटे हुए पैसे के बल पर, और वो भी आपके कारण। यदि वो पैसा आ गया होता तो अभी जो बताया गया लगभग, यानी तो इन सब देश के कामों में लगता, देश की प्रगति होती, हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन आसान होता। लेकिन सिर्फ जो है नेहरू परिवार के जो है इसमें सोनिया राहुल को बचाने के लिए आपने यानी देश को भी झोंक रहे हैं, और जो है और जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति भी उस प्रगति को भी आप रोक रहे हैं। तो ये चैनल वाले दिखा रहा था, हाँ कौन, वो रिपब्लिक भारत, कि ये किसान आंदोलन जो है वो कृषि कानून के खिलाफ नहीं है, मोदी के खिलाफ है। ये क्या दिखा रहे हैं सब? इस तरह के बीजेपी वाले भी कहते हैं कि भाई कि ये लोग जो है मोदी के खिलाफ है, मोदी जी की छवि जो है वो खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इस बीजेपी से पूछना चाहता है, क्या मोदी जी जो है हमारे देश भारत से ऊपर हैं? और उनके जो चमचे किस्म के जो चैनल है रिपब्लिक भारत और जे न्यूज वालों से भी पूछना चाहता है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से कि क्या मोदी जी इस देश भारतवर्ष से ऊपर हैं? भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि ये देश के दुश्मन हैं।
भारत विरोधी हैं। मोदी जी तो एक बहाना है। अब जरा इन दोनों अवधारणाओं की तुलना करिए। भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये देश के दुश्मन है, देश के गद्दार हैं, और मोदी जी का तो बहाना है, वो तर्क देते हैं ये देश के दुश्मन। और ये दुश्मन के रूप में सिर्फ यही नहीं, सिर्फ जेएनपीसी और वामदल ही नहीं, इनके जितने पोषक गिरोह हैं, पत्रकारों का गिरोह रवीश कुमार वगैरह से, और जो है मीडिया, द हिंदू इत्यादि, छोटी छोटी मीडिया, अर्बन नक्सल, बौद्धिक वर्ग, वो एक ही तर्क देता है कि चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं इसलिए हमको लोग गद्दार कहते हैं। भारतीय आवाम ताकत दल ने बार बार कहा है कि नहीं जनाब, आप देश के गद्दार हैं। मोदी विरोध तो आपका एक बहाना मुखौटा है। और उसी को ये बीजेपी वाले उसी तरह को पुख्ता करते हैं कि हाँ भाई, ये देश के गद्दार नहीं है, ये मोदी विरोधी है। तो ये सारी गतिविधियां, जितनी गद्दार जो है जेएनपीसी और ये वाले हैं, वामदल वाले हैं, उतनी ही गद्दार जो है ये बीजेपी है देश के खिलाफ। गद्दार जब कहा जाता है तो भारतीय जनता दल सिर्फ देश और अपनी आवाम की बात करता है। और ये बीजेपी तो माने इतनी गिरी हुई पार्टी है। भारतीय जनता दल राष्ट्र की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है। ये अपने छुट भाइयों से ये सिखाती है कि जो हिंदुत्व है, यानी हिंदुत्व से भक्ति ही राष्ट्रभक्ति है। और हिंदुत्व ही जो है वो भारतीयता है। ये सबसे घिनौना और घातक अवधारणा है। भारतीयता का किसी भी पंथ से लेना देना नहीं है। राष्ट्रभक्ति जो है पंथ की अवधारणा से बहुत ऊपर है। हमारा देश जो है, हमारी जितनी भी सर्वोच्च मान्यताएं हैं, भारतीय जनता दल ने बार बार कहा है कि यदि हमारी सर्वोच्च मान्यता क्या है कि हम ईश्वर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। या जो ग्रंथ हैं हमारे, वेद हैं, वेद पुराण है, या रामायण है, गीता है, या कुरान है, या गुरु ग्रंथ है, या आपका बाइबिल है। भारतीय जनता दल की माने भारत की अवधारणा, देश की अवधारणा, मुल्क की अवधारणा इन सबसे भी ऊपर है। क्योंकि इसी अवधारणा के साथ, इसी जज्बे के साथ हमारे उन अमर शहीदों ने भारत माता की बल वेदी पर अपने प्राण दे करके इस देश को आजाद कराया। राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडुली तक, उन लोगों ने, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि लोगों ने। तो इसको समझने की आवश्यकता है। मुल्क की सर्वोच्च और इसी के उदाहरण में बताया भी गया था कि भाई वो जापान का भी वो उदाहरण बताया गया। तो कहने का मतलब है कि जब तक देश विरोधी ताकतों का शमन नहीं किया जाएगा, देखिए जब तक ये देखिए देश विरोधी ताकतें जो होती हैं, वो जब तक आप उनका शमन नहीं करेंगे तो उनकी हेंकड़ी बहुत ज्यादा रहती है कि दिल्ली का बत्ती गुल कर देंगे। लेकिन एक बार उनको जो है उनकी औकात दिखा दीजिए तो देखते हैं कि यानी कि वो कैसे वो धमकी वो देते हैं। तो आप लोगों ने भी जीवन में देखा होगा कि ये देश विरोधी ताकतें जो है या कोई भी सड़क और गली का जो गुंडा मवाली है, वो तभी तक हेंकड़ी दिखाता है जब तक कि व्यवस्था उसको जो है उसकी औकात नहीं दिखाती है, उसके जगह नहीं पहुंचाती है। तो उसी प्रकार ये क्या है,
हमारे देश की हर एक संस्था सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बताइए, चुनी हुई सरकार को, और फिर संसद के द्वारा पारित वो कानून को, न्यायपालिका को, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये है कौन है? ये बहुत ही खतरनाक देश विरोधी ताकतें हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इससे बात करो, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है इससे बात करो। ये देखिए क्या रहता है। उसमें से भारतीय जनता दल ने कहा कि भाई इनसे बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसमें जो हमारे मजलूम किस्म के, भोले भाले किस्म के और अबोध किस्म के वो जो है माताएं, बहनें, बच्चे और जो है कुछ किसान फंसे हुए हैं, उनको अलग कर लीजिए और इनको कुचलिए, कुछ भी हो। ये देश विरोधी ताकतें बगैर कुचले जाए ये मानेगी नहीं। देशभक्ति ये कहती है। और जो अभी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं, ये खालिस्तान आतंकवादी लोग, उसको और देश को भूलना नहीं चाहिए। यह देश शहीद आजम भगत सिंह का है, जिन्होंने पंथ को और धर्म को वो दूर फेंका, देश को आगे रखा। तो कभी भी खालिस्तान या खालिस्तान समर्थक और खालिस्तान के हमदर्द बनते हैं ये अकाली वाले, उनको भी जानना चाहिए यह देश जो है शहीद आजम भगत सिंह का है और ऐसे को कुचलना जानता है, बशर्ते ये कायर किसी की सरकार ना हो। तो चलिए आगे भी बात करनी है, तो ये एपिसोड लंबा ना होने पाए, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।